नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं संजय रामकल। दोस्तों, हमारे एक नए प्रोग्राम वन कप ऑफ टी विद संजय रामकल हमने शुरू किया है और आज इसी के तहत हमारा पहला एपिसोड है। हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने वाले हैं जो चरखी दादरी के पहले विधायक बने थे और 3 बार वो विधायक बन चुके हैं। उनके जीवन के उतार चढ़ाव, वो तमाम बातें हम आपको रूबरू करवा रहे हैं श्री गणपत राय जी से। जी नमस्कार सर, पीपीटी न्यूज में आपका स्वागत है सर। सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि कहाँ जन्म हुआ, राजनीति के में कैसे गए, ये पूरी तमाम बातें थोड़ी सी हमारे ऑडियंस को बताओ। और पहले विधायक बने आप, फिर दूसरा भी आपने लीड किया और तीसरा भी आपने लीड किया था विधायक के रूप में, और पहले दादरी क्या थी और कितना परिवर्तन आया, वो तमाम बातें आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। मेरा जन्म चरखी दादरी रविदास नगर में हुआ सन 1935 में। मैंने यहीं पर एजुकेशन हासिल की 10वीं तक। यहाँ पर 10वीं तक का ही स्कूल होता था उन दिनों में, और ये पहले जींद स्टेट में हुआ करती थी दादरी। इसके बाद मैं कॉलेज की एजुकेशन के लिए भिवानी वेस्ट कॉलेज में से मैंने इंटरमीडिएट, फिर 1958 में दयानंद कॉलेज से ये करके मैंने दिल्ली चला गया। वहाँ से मैंने LLB पास की। उसके बाद मैं लीगल प्रैक्टिस के लिए, वकालत के लिए दादरी में आ गया और यहाँ पर मैंने एनरोल करवा लिया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से। ये कौन से सन की बात है सर? ये सन 1966 की है। 1966 की सर। हाँ जी सर। तो कुदरत ने क्या किया, आके कुदरत कह लो या कुछ भी कह लो, हरियाणा पंजाब अलग अलग हो गए। हरियाणा अलग स्टेट बन गई और 67 में पहला चुनाव यहाँ पर हुआ। जी सर। तो उसमें मेरे को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिल गया चुनाव लड़ने के लिए। मैंने और श्री राम किशन गुप्ता जी होते थे उन दिनों में, वो कांग्रेस के प्रधान हुआ करते थे। तो उन्होंने MP का चुनाव और मैंने असेंबली का चुनाव यहाँ दादरी से लड़ा। तो मैं विजयी हुआ उस चुनाव में। जी सर, उस समय जैसे प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री कौन होते थे? उन दिनों में पहले मुख्यमंत्री हरियाणा के, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो पंडित भगवत दयाल जी शर्मा वो मुख्यमंत्री यहाँ के रहे, और उन्हीं के उसमें 67 का पहला चुनाव हरियाणा का उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर हुआ था। तो वो पहले असेंबली जो थी हमारी 67 की, वो दल बदल की वजह से अलग भंग हो गई और 7 महीने तक ही चली थी वो। उसकी अवधि 7 महीने या 7.5 महीने की थी। तो फिर चुनाव हुए 68 में। उसमें भी मेरे को यहाँ से कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया गया। सेकंड बार जी? हाँ, सेकंड बार। तो मैं यहाँ से चुनाव विजयी हुआ। फिर 68 से और 72 तक मैं यहाँ का विधायक रहा। 72 में फिर चुनाव हुए। फिर मैं यहाँ से चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी के ही टिकट पर।
और यहाँ से फिर विजयी हुआ मैं। तो वो फिर 77 तक चली असेंबली। 72 से और 77 तक हम संघर्षरत रहे और कांग्रेस पार्टी के, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के दो टुकड़े हो गए, यानी बंटवारा हो गया जी। तो एक ओल्ड कांग्रेस जिसको ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस कहते थे, और दूसरा इंदिरा कांग्रेस। तो मैं ओल्ड कांग्रेस में था और यहाँ से मैं 72 में ओल्ड कांग्रेस के, संगठन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो 72 से 77 तक वो बड़े संकट काल था देश के लिए, और उसी दौरान जो था ने इमरजेंसी लागू हो गई 75 में। फिर 77 में फिर चुनाव हुए। मेरे को वहाँ जनता पार्टी बना, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी, खाली जनता पार्टी। उस समय जनता पार्टी, जनता पार्टी बनी। सब पार्टियां जो अपोजिशन की थी वो सब ने भंग, अपनी अपनी पार्टियां भंग करके एक जनता पार्टी बनाया। तो उसमें 77 में जनता पार्टी का मुझे बुआनीखेड़ा से टिकट दिया गया। जी सर। तो वहाँ से एक जगन्नाथ जी हुआ करते थे, वो फिर मेरे को कहने लगे कि भाई मैं तो, मेरे को टिकट नहीं दिया, मैं तो मारा गया, मेरा तो बच्चे बर्बाद हो गए, समझ लो मैं बर्बाद हो गया, मेरे साथ तो इंसाफ नहीं हुआ है। मैं उसको कहने लगा भाई मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, पार्टी ने मेरे को टिकट दे दिया यहाँ से, हालांकि मैं यहाँ से टिकट नहीं लेना चाहता था, मैंने मांगी भी नहीं थी टिकट, पार्टी ने दे दिया तो मेरा कोई कसूर नहीं। लेकिन वो कहने लगा भाई किसी तरह से भी हो मेरे को बचा लो। तो मैंने कुछ भी कह लीजिए, मैंने दया भाव से उसको अपनी टिकट दे दी। क्या बात है सर। मैंने कहा तू ये आज शाम तक, मैंने अपनी जेब से वो टिकट निकाल के, जो पर्ची मिली थी मेरे को पार्टी की तरफ से, जी जी जी, वो उसको दे दी और ये कहा कि तू आज शाम तक दिल्ली चला जा और वहाँ से इसको अपने नाम करवा ले। हालांकि मैंने नॉमिनेशन कर दिया था जी सर, बुआनीखेड़ा से जी। उस वक्त भिवानी में एसडीएम का ऑफिस हुआ करता, मैंने वहाँ से, मैं उसके ऑफिस से नॉमिनेशन करके बाहर निकला ही था। तो जगन्नाथ ने मेरे साथ ही सारा परपंच रच दिया। तो मैंने उसको टिकट दे दिया और यहाँ दादरी आ करके उसी वक्त यहाँ से फार्म भर दिया जी, चरखी दादरी। हाँ, जनरल सीट से। और जनता पार्टी का उस वक्त आंधी तूफान चला हुआ था। अब के जिसको भी टिकट मिल गया था, कहीं से भी जिसको भी मिल गया वो ही बन गया था। इतना भारी तूफान चला हुआ था। लेकिन मैंने यहाँ पर जनरल सीट से मैंने मुकाबला हुआ मेरा यहाँ पर। जी, आपके अपोजिट में कौन थे सर? मास्टर हुकम सिंह जी थे। मास्टर हुकम सिंह जी। हाँ। क्या बात है। तो सारे तो केंद्र की सरकार और सारा हरियाणा की और सारी दल बल जो था ना, मेरे को हराने के लिए लग गया यहाँ पर। जी सर। मैं क्योंकि उस वक्त बागी हो गया था। उस वक्त बगावत करना एक बहुत बड़ी बात थी और सारे भारत के अंदर, सारे भारत का मीडिया इस बात के लिए वो कर रहा था कि देखो इसने इतना बड़ा साहसी कदम कैसे उठा लिया। तो मैंने मुकाबला करा यहाँ पर, तो सब कुछ मेरे खिलाफ था। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से थोड़े वोटों से हारा। मास्टर जी विजय हो गए। उस टाइम सीएम बने थे जी? हाँ ना, उस वक्त तो सीएम नहीं बने। अच्छा जी। उस वक्त तो नहीं बने, ये बाद में बने। बाद में बने जी। हाँ, दो बार या 3 बार इनने चुनाव जीत लिए थे जी। तो मैंने फिर चुनाव नहीं लड़े। हाँ जी।
कितने बोट होते थे सर यहाँ पे उस समय चरखी दादरी जिले में? चरखी दादरी जिला नहीं था उस हाँ उस समय, लेकिन फिलहाल जिला ये है। तो तहसील ही तहसील था, था, सब डिवीजन बन गया था ये। सब डिवीजन बन गया था जी। हाँ, तो दादरी की हल्के से 70,000 या कितने होते थे, ऐसे ही वोट होते थे। वोट तो होते थे। हाँ तो सर उस समय और आज की जो राजनीति है, हाँ हाँ, आपने कितने उतार चढ़ाव देखे? जमीन आसमान का फर्क है। जी सर। उस वक़्त लोग में ईमानदारी थी और अपनी ज़बान के पक्के होते थे। हम वोट मांगने के लिए जाते थे गांव में, तो हमें कोई मुश्किल पैदा नहीं होती जी। थी। गांव में एक जगह चले गए, वहाँ पर बैठ कर के गांव के मौजूद आदमी आ गए और वहीं से उन अपना जिसकी हाँ भर ली, वोट उसी को देते थे। सर आप 3 बार विधायक रह चुके हैं चरखी दादरी के, तो उस समय कितनी प्रोग्रेस हो पाई थी जी? उस वक्त तो हरियाणा बना ही बनाया था जी सर। तो वैसे तो बहुत पिछड़े हुए थे हम हर तरह से। यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी, बिजली वगैरह, बिजली की भी नहीं थी, सड़कों की भी नहीं थी, और दूसरे जो भी दायरे होते हैं उनमें कुछ नहीं था। तो फिर हरियाणा अलग होते ही चौधरी बंसीलाल यहाँ के मुख्यमंत्री बने। उनके शासनकाल में उन्होंने जो है हरियाणा में बड़ा भारी वो करवाया। हर गांव के तक बिजली, हर गांव तक सड़क और नहर का तो यहाँ पर नाम ही नहीं था। नाम ही नहीं। पानी वगैरह भी, कुएं वगैरह नहीं। पानी वहाँ जब तो बिजली नहीं थी तो ट्यूबवेल का भी सिस्टम नहीं था, ट्यूबवेल का नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने नहर, ये आप कह रहे हो जवाहरलाल अपने बंसीलाल जी, हाँ, इंदिरा गांधी के नाल जो थी वो लाए यहाँ पर, और लोहारू तक लिफ्ट से भी। ये एक दुनिया में पहला ही तजर्बा कह लीजिए जो उपलब्धि थी हमारे हरियाणा में। और उन्होंने गांव-गांव के अंदर बिजली पहुँचाई, सड़कें बनवाई। बंसीलाल को तो जी उनके बिजली पानी इसीलिए जाना जाता है जी, और उनके तो जो वोटर भी थे ना वो इसीलिए उनके वोटर आते थे जी, और आज तक लोग बंसीलाल के नाम से ही वोट डालते हैं, उनके नाम से। और सर एक आप राजनीति में रहे हैं, आपने अच्छे बुरे परिणाम देखे हैं, लेकिन राजनीति से एकदम पीछे हटना कि आप बिल्कुल ही अलग हट गए, ना किसी पार्टी से जुड़े हैं सर, क्या कारण है इसका? देखो बात ये है कि मैं 77 में हार गया था। हाँ जी। उसके बाद मेरी आर्थिक पोजीशन बहुत खराब थी, क्योंकि मैंने कोई ओपरी कमाई तो करी को नहीं करी है। तो इसलिए मेरा कोई भी, ना मेरे पास कोई बिजनेस था, ना कोई और कोई कमाई का धंधा कुछ नहीं था। मैं बिल्कुल ऐसा था। मैंने उन दिनों में मेरे ऊपर ऐसे संकट के दिन आए थे कि मेरे बच्चों ने और मैंने ये कागज होते हैं रद्दी, इनके लिफाफे बना करके छप्पर में मेरा जो था, छान में मैंने 2 चुनाव जीते। छान में रहते थे? हाँ, छप्पर में रहते। कहाँ पे? यहीं पे सर? वो पुराना अपने पुराना मकान में हीरा चौक के पास जी। हाँ, उधर छप्पर में निकाले हैं जी। और उससे, और आजकल के तो जी कम से कम 2000 गज में तो कोठी मिलती है मिलों की जी, खूब मिलती है। ठीक है, काम के नाम पर कुछ काम नहीं होते। कारण क्या है? कारण तो ये लोगों वैसा स्वार्थ है, बस करप्शन है, जिसको कह लीजिए भ्रष्टाचार है, इसलिए नहीं। और हमने तो भाई फिर देखो मेरे साथ क्या हुआ कि हालांकि मैं सरकार के खिलाफ लड़ा था जी, तो मेरे को तो बिल्कुल दरकिनार कर देना चाहिए था जी जी, मेरा कोई हक भी नहीं बनता था। लेकिन उन दिनों में भी मेरे को सरकार ने हरियाणा बिजली बोर्ड का मेंबर बनाया। 3 साल तक मैं उसमें रहा और लोगों के काम करे, गांव-गांव में जो बिजली पहुंचाई थी, लोगों को ट्यूबवेलों के कनेक्शन दिलवाए,
हरिजन बस्तियों में मैंने मुफ्त में कनेक्शन दिलवाए, एक बल्ब का कनेक्शन दिया गया, और हर गांव में यानी कि बिजली बोर्ड की जितनी भी समस्याएं होती हैं वो आपने और बिजली बोर्ड में मैंने यहाँ के नौजवानों को नौकरी भी दी। यहाँ पे यहाँ क्या हुआ था? यहाँ के नौजवानों को, चाहे वो किसी भी जाति का बिना जाति के भेदभाव के लोग इस बात को मानते हैं, लोगों में एहसास है इस बात का। फिर 3 साल के बाद मैं वहाँ से मेरी अवधि पूरी हो गई, फिर मेरे को HPSC का हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाए। कौन से सन की बात है सर ये 84 से और 90 तक ये इंदिरा जी ने बनवाया। ये फोटो आप देख रहे हो, ये इंदिरा जी के समय की है। हाँ, राजीव गांधी उस वक्त जनरल सेक्रेटरी होते थे, तो उन्होंने मेरे को HPSC का मेंबर बनवाया। तो सर आपकी याद में यहाँ इंदिरा गांधी भी आई थी एक बार, इंदिरा गांधी कैनाल का जो ओपनिंग किया था, वो कैनाल का ओपनिंग तो हुआ था चौधरी बंसीलाल जी थे चीफ मिनिस्टर उस वक्त, लेकिन मेरे 68 के चुनाव में हाँ जी मेरी मदद के लिए आई थी यहाँ पे दादरी में। और ये देखो ना, ये फोटो वगैरह जी जी जी। तो यहाँ पे स्पीच वगैरह भी दी होंगी जी, किला ग्राउंड ही होता था अपना तो उसमें। इंदिरा जी का जलसा यहाँ नहीं करवाया था, हाँ जी कॉलेज जनता कॉलेज के सभा कॉलेज के उसमें सभा मैदान में जहाँ पे स्टेडियम है, बड़ा भारी जलसा हुआ था, और मैं उनके साथ बैठा हुआ था, मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया था इंदिरा जी ने कि ये मेरे फ्रेंड। क्या बात है सर। अब दादरी में कितनी प्रोग्रेस हो रही है? अभी फिलहाल काफी MLA बने हैं सर, आए चले गए, लेकिन इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, कितने MLA आए और कितना ने क्या क्या नहीं किया, वो जनता खुद जानती है, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता। और जितनी प्रोग्रेस हो रही है वो भी लोगों के सामने सर अभी नई उपायुक्त आई है अपनी। हाँ, क्योंकि सर मैंने मेरी याद में अभी देखा है, कभी ऐसे काम ही नहीं चला, क्योंकि पानी की समस्या तो सर काफी साल से थी जी, पानी बढ़ना सारी जगह डूब जाना सर, दुकानों का, बाजारों का। और ये भी नहीं है कि पैसा नहीं आया हो सर, ऊपर से पैसे भी आते थे, लेकिन किसी ऐसे ऑफिसर कोई आया ही नहीं था कि जो खुल के काम कर सके, करवा सके काम को करवा सके। हाँ, तो इसको लेकर जी आप क्या कहेंगे कि? भाई मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस लेडी को जी सर, और मेरा उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे शहर के अंदर, हमारे इस जिले के अंदर एक मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं, कोई जान पहचान नहीं, जी जी जी, लेकिन मैं उनके काम से और जो उनकी लगन है और जो उनकी ईमानदारी है और जो उनकी निर्भीकता है, निडर है वो। जी 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 जी, इस बात को मैंने उनके बारे में सुना है। वैसे सर एक महिला होके जो रोड पे खड़ा होके, जब अब तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया था, नहीं किसी ने नहीं किया। अवैध कब्जे हैं सर, अवैध कब्जों की वजह से तो हम बहुत ही त्रस्त, बहुत ही दुखी थे जी। यानी शहर के अंदर हमारा निकलना मुश्किल हो रहा था सड़कों, खास करके भाई मेरे जैसे आदमी को, बूढ़े आदमी को, जो कि इतना लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी थी कि कोई सेंस ही नहीं थी किसी तरह की भी, जी, किसी के दिल में भी करना। यहाँ पर NGO कहते हैं या संगठन कहते हैं, सामाजिक या जैसे भी हैं, ना उनके दिमाग में ये बात आती थी कभी आपके भी पब्लिक को किसी तरह से शिक्षित किया जाए, इस तरह से दुकानदारों को कि भी ऐसा वो मत करो, ये तो बहुत दुखी पा रहे हैं आप। तो ये साहस की बात है जी। तो सर पूरा दिन घर में रहते हैं आजकल, घर में तो कैसे टाइम पास होता है आपका? मेरा टाइम बहुत अच्छी तरह से, मैं तो भाई देखो बुढ़ापे में लोगों को अपना टाइम काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अकेलापन होता है, तो बूढ़े के पास कोई आता ही नहीं, यहाँ तक के घर के आदमी भी उनको नहीं पूछते हैं जी सर। तो इस तरह से वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं जी। लेकिन मेरे साथ ये बात नहीं है, मैं मानसिक तौर से, बौद्धिक तौर से लग रहे हैं सर आपकी, आप एकदम जेंटल
अब मेरी उम्र 89 पार करने को हो गया। क्या बात है, सेंचुरी। देखो वो तो परमात्मा नहीं, की नहीं। बात है, उसकी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरा खान पान और रहन सहन और आदतें और सारी चीज़ें मैं ठीक है मेरा। सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि एक युवाओं को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, आज के युवाओं को तो अब भाई इनमें चेतना आनी पर चाहिए। राष्ट्र जो है, देश जो है, बहुत गलत दिशा में जा रहा है, सब तरह से ही जा रहा है, राजनीतिक तौर से भी, भौतिक तौर से भी, और सब तरह से यहाँ पर यानी समाज को छिन्न भिन्न करने की जो साजिश चली आ रही है ना, ये पता नहीं क्या बनाने की स्कीम है। तो युवाओं को क्या करना चाहिए कि जी वो अपने आप को परिपक्व कर सकें, समाज को आगे ला सकें? एक तो सबसे पहली बात ये है कि इस लोकतंत्र को चाहे जिस तरह से भी बलिदान दे करके, कुर्बानी दे करके बचाने की कोशिश। हमारा संविधान जो है, इससे बढ़िया संविधान दुनिया में कहीं पर भी नहीं, दुनिया में नहीं। और ये गरीबों का और बेसहारा लोगों का और जो पीड़ित आदमी हैं, जनता है, उसके हक का है। उनको न्याय पक्ष दिलाने के लिए हमारा संविधान है। इसको बदलने की जो साजिश चल रही है ना, और लोकतांत्रिक संस्थाएं जितनी भी हैं, उनको बिल्कुल नस्तो नाबूद किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है बेशर्मी से। किसी तरह का इनको लिहाज नहीं है। तो इसको बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इन्होंने कुर्बानी देनी पड़ेगी। मेरा नाम गणपत राय, मैं दादरी हल्के से 67 में पहला चुनाव मैंने लड़ा यहाँ से और विजयी हुआ। उसके बाद 68 में फिर चुनाव हुए, क्योंकि विधानसभा भंग हो गई थी 7.5 महीने के अरसे के बाद दल बदल के कारण। तो 68 में फिर मैं कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव में लड़ा और उसमें भी विजयी हुआ। उसके पश्चात 68 में 72 में चुनाव हुए, उसमें भी मैं ऑर्गेनाइजेशन संगठन कांग्रेस से के टिकट पर चुनाव लड़ा और विजयी हुआ। 77 में इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद चुनाव हुए और जनता पार्टी उस वक़्त बनी थी। सभी पार्टियां जो अपोजिशन पार्टी समाप्त हो गई थी और एक जनता पार्टी सबने मिलकर बनाई थी। तो कांग्रेस का और जनता पार्टी का मुकाबला था। मुझे 77 में जनता पार्टी का टिकट तो बुआनी खेड़ा से दिया गया था, लेकिन मैंने वहाँ से वो टिकट चौधरी जगन्नाथ हुआ करते थे, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। वो यूँ कहने लगे भाई मैं तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, 19 महीने तो मैं जेल में रहा और मेरे को टिकट नहीं दिए पार्टी ने, तो आप मेरे को बचा सकते हो। मैंने उस पर रहम आ गया या दया भाव से वो टिकट तो, और मैं यहाँ दादरी जो कि जनरल हल्का बन गया था, और वो जनरल भी मेरे को ही हराने के लिए बनाया गया था, क्योंकि मेरे हल्के को जो पुराना मेरा हल्का था जिससे मैं पहले बनता आ रहा था, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और जो मेरी फेवर के जो मेरे को बहुतायत में बहुसंख्या में वोट दिया करते थे, वो गांव यहाँ से अलग कर दिए और दूसरे हल्कों में लगा दिए, और मेरे इस दादरी हल्के में जो था ऐसे गांव लगा दिए जो जहाँ से मुझे वोट कम मिला करते थे, तो मैं यहाँ से हार गया। उस साल में 60-70 हज़ार हुआ करते, 70,000 होते थे इसके लगभग। तो आप पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में कितना डिफरेंस देखते हैं? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले ईमानदारी की राजनीति होती थी
और हमें वोट मांगने में लोगों से कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। लोग भी बड़े ईमानदार होते थे और सीधे स्वभाव के होते थे। एक बार उनके पास गांव में जाया करते थे हम, और जो मौजूद आदमी होता थे गांव के, वो इकट्ठे होकर के एक फैसला कर लिया करते कि वो इसको देंगे, बिना किसी लोभ लालच के। कोई किसी तरह का वहाँ पर लेन देन नहीं होता था, कोई भी किसी तरह का, न जात पात का सवाल था। अब जैसे टिकट लेने में लोग जो उम्मीदवार होते हैं, जो टिकट के उम्मीदवार होते हैं, उनको सुनने में आया कि 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए दे जमा करवाने के बाद टिकट दी जाती है। तो आपके टाइम में भी क्या कुछ ऐसा रिश्वत हुआ? एक पैसा रिश्वत, ये मतलब किसी को कुछ नहीं देना पड़ता था, न पार्टी फंड में देना पड़ता था, न किसी जो पार्टी के लीडर होते थे जो कि टिकट दिलवाया करते थे पैसों में, वो बात नहीं थी पहले। अब तो पैसे वाले आदमी जो हैं वो पैसे भेंट करके और पार्टी का टिकट ले आते हैं। वो बात नहीं थी पहले। ईमानदारी से टिकट अच्छे आदमियों को, अच्छे वर्कर जो पार्टी के होते थे, उनको टिकट दिया जाता था। जब आप हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम? मैं शुरू में 67 में MLA बना। उस वक्त पंडित भगवत दयाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब से अलग हुए हरियाणा, तो वो मुख्यमंत्री वो थे, और उन्हीं की उसमें अध्यक्षता में कह लीजिए चुनाव हुए थे 67। और प्राइम मिनिस्टर उन दिनों में होती थी इंदिरा जी। तो आपने दादरी हल्के में कितना विकास करवाया, कितना काम करवाया, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? दादरी कह लीजिए या सारा हरियाणा ही कह लीजिए, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। शुरू में बना उस वक्त यहाँ पर न तो नहर, हमारे इलाके में तो ना तो नहरें थी, न बिजली थी, न सड़कें थी बिल्कुल, और ना एजुकेशन के ऐसे संस्थाएं थी, कॉलेज स्कूल वगैरह। तो हरियाणा बनने के बाद यहाँ पर चहुमुखी विकास हुआ। बिजली हर गांव के अंदर पहुंचाई गई, सड़कें हर गांव में पहुंचाई गई, नहरें यहाँ पर लाई गई। ये इंदिरा गांधी कैनाल जिसको कहते हैं, इसने हमारे इलाके की काया ही पलट कर दी। बहुत सब तरह से यहाँ पर तरक्की हुई। आपके समय में और अब के समय में, आपके समय में जो विकास हुआ और अब के समय में जो विकास हो रहा है, उसमें कितना डिफरेंस मान के चलते हैं आप? पहले मतलब एक तो जो आपने हरियाणा को बसाया था उस टाइम कितना विकास करवाया आपने, और अब जो सरकार है, मौजूदा सरकार है या पीछे जो सरकार रही, उन्होंने कितना करवाया? देखो, हमारे समय में मैं तो 77 तक MLA रहा था, और चौधरी बंसीलाल जी भी उन दिनों में मुख्यमंत्री के रूप में वो हरियाणा को लीड कर रहे थे। तो उन्होंने जो यहाँ पर तरक्की करवाई, जो वो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर ना तो नहरें थी, न सड़कें थी, न बिजली थी, न और कुछ था, कुछ भी नहीं था। तो ये सारा नहरों का जाल यहाँ पर बिछाया गया, बिजली हर गांव के अंदर पहुँचाई गई, सड़कें हर गांव तक पहुँची, हर गांव तक सड़कें पहुँची, बल्कि कई गाँव में तो 2-2, 3-3 तरफ से सड़कें बनाई गई। और उसके बाद जो हुआ है वो सब आप देख रहे हो, क्या कर रहे हैं यहाँ और क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर। आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो आपके अपोजिशन में कौन था और कितने वोटों से आप विजयी हुए थे उस टाइम? मैं 67 में पहला चुनाव मैंने लड़ा, तो मैं कांग्रेस से होता था, और एक चौधरी हरनाम सिंह हुआ करते थे, जो पहले भूतपूर्व MLA भी रहे उस वक्त, वो 52 में MLA बने थे। तो उनका और मेरा मुकाबला होता, मतलब 67 में भी उन्हीं से मेरा मुकाबला हुआ, और फिर 68 में भी उन्हीं से हुआ,
फिर 72 में भी उन्हीं से हुआ। वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़े 72 में, और मैं संगठन कांग्रेस की तरफ से लड़ा था। जी जो अब भ्रष्टाचार चला हुआ है, आप किसी भी उसमें देख लीजिए, जैसे कि कोई नौकरी के लिए पैसे देता है, कोई अपना काम निकलवाने के लिए पैसे देता है, तो आपके समय में भी क्या इस टाइप का कुछ? बिल्कुल नहीं था उस वक्त भ्रष्टाचार, बिल्कुल की तो मैं कह नहीं सकता। अगर जो कुछ है 10-15 रुपये 20-100 रुपये किसी क्लर्क को दे दिए काम निकलवाने के लिए ऑफिस में, तो मैं कह नहीं सकता इस बात की। लेकिन ना तो अफसर भ्रष्ट होते थे उस वक्त, और पॉलिटिशियंस तो बिल्कुल ही नहीं होते थे। अब जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसका मैं क्या कहूँ अपने मुंह से, तुम आप खुद ही देख रहे हो, लोग देख रहे हैं। सर, अगर चरखी दादरी की जनता आपको एक बार फिर मौका दे विधायक बनने का, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखो भाई, अब मेरा तो समय रहा ही नहीं, मैं उस स्थिति में हूँ नहीं, शारीरिक तौर से भी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं चुनाव लड़ लूँ। तो सर, ऐसी क्या मजबूरियां रही कि आप राजनीति से एकदम ही संन्यास ले लिया आपने? तो ये हुआ ना कि भाई मैंने तो जो करना था वो कर लिया था। मैं एमएलए रहते हुए भी जो लोगों के निस्वार्थ भाव से काम करे इलाका में जो, और फिर मैं बिजली बोर्ड में 3 साल तक रहा, तो उसमें रहते हुए भी गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने में, और गरीबों की बस्तियों में, हरिजन बस्तियों में गांव-गांव तक मैंने बिजली पहुंचाई, बिना उसके पेमेंट के, बिना पैसे के उनको कनेक्शन दिलवाई, एक पॉलिसी बनवाई मैंने। वो सही है, लेकिन राजनीति से पीछे हटने का क्या कारण रहा? राजनीति से पीछे हटने का एक तो ये कारण हुआ कि मैंने देख लिया कि भाई मेरे जैसे आदमी का काम है नहीं ये राजनीति। क्यों? कि मैंने खूब अच्छी तरह से लोगों के काम करे। मेरा ना तो कोई बिजनेस था, ना कोई दुकानदारी थी, ना कोई कमाई का साधन, और कोई नहीं था मेरा। मैं तो यहाँ पर वकालत के लिए मैंने लाइसेंस लिया था, और वकालत करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया था। मैंने तो आते ही तो कांग्रेस पार्टी का टिकट मिल गया, इलेक्शन लड़ लिया, और लगातार मैं 3 बार एमएलए बनता रहा। तो मैंने और कोई काम धंधा करने का तो था ही नहीं, मेरा दिमाग ही नहीं था इन बातों के अंदर के भी, और कोई कमाई करो, कोई धन जोड़ो इधर से उधर से, कोई लाइसेंस ले लो, कोई परमिट ले लो, या कुछ भी ले लो, कोई गैस का कनेक्शन ले ले, या पेट्रोल पंप ले लो। ये बात मेरे दिमाग में ही नहीं थी। मैं तो ये था कि भाई ठीक है, जो परमात्मा। हाँ, इलेक्शन हारने के बाद मेरी आर्थिक दशा तो बिल्कुल ख़राब ही थी, और कोई साधन नहीं था कमाई का, तो मैं दुखी तो था बहुत। पीड़ा तो मेरे को बहुत हुई, कष्ट मैंने बड़े झेले। और मेरे बच्चों ने, जैसा कि मैंने बताया पहले भी बताया है कि भाई हमने रद्दी कागज़ के लिफाफे बना करके बाज़ार में दे के आया करते दुकान पर, उससे जो हमें पैसा मिला। मैं 3 साल तक बिजली बोर्ड का मेंबर रहा, जो मेरे को ऑनरेरियम मिलता था उससे कह लीजिए। फिर मैं एसपीएससी का मेंबर रहा, वो मेरे को जो कुछ मिलता था उससे मेरा गुजारा। और इन दोनों संस्थानों में रहते हुए मैंने लोगों के काम किए इलाके के, और लोग इस बात को याद कर रहे हैं कि भाई किस तरह से लोगों को बड़े बड़े अफसर बनाए। सब तरह से मैंने मदद की, सेवा की। इसके बाद मैंने देखा कि भाई तने खुद ने तो कुछ, मेरे बच्चे फिर बड़े हो गए, नौकरियों में भी लग गए। मैंने कहा भाई एमएलए बन के करेगा कि ये, मैंने तो लोगों के काम करने हैं, अपने लिए तो कुछ करना नहीं है। चाहे मेरे को मंत्री भी बना, मंत्री पद के लिए भी मेरे को तो भाई बहुत ऑफर हुई थी उस वक्त। मैंने तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बना रहे थे, मैंने तो वो भी को नहीं ली। तो मैंने कहा तने मंत्री होके भी क्या करा, लोगों के काम करने, तने तो मतलब बैल की तरह से कमाई लोगों के लिए करनी है। तो मेरा तो वैसे भी मन भर गया था।
मैंने इसलिए मगर छोड़ो। तो सर इतनी प्यारी बातें करने के लिए आपका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। पीपीटी न्यूज में फिर मिलते हैं हम एक ऐसी ही शख्सियत के साथ। फिर मुलाकात होगी वन कप ऑफ टी विद संजय रामफल शो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।